नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ बनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा ने यूपी में अपने मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 17 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 3 सीटों पर सपा ने घोषित उम्मीदवार को बदल दिया है। गाजियाबाद में नए प्रत्याशी का समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है। नीलम गर्ग का टिकट सपा ने काटकर पूनम यादव को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं आगरा सीट पर ललिता जाटव की जगह जूही को टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर सीट की बात करें तो अर्चना राजपूत की जगह अर्चना वर्मा को टिकट दिया गया है। झांसी से सतीश जतारिया होंगे एसपी प्रत्याशी। फिरोजाबाद से मशहूर फातिमा को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से नूर हसन मलिक उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मेयर चुनाव को लेकर दूसरी सूची जारी की है। बता दें आपको 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने घोषित प्रत्याशियों का बदलाव किया है, जिनमें गाजियाबाद, आगरा और शाहजहांपुर शामिल है। आपको बता दें गाजियाबाद से सपा ने नीलम गर्ग का टिकट काटकर पूनम यादव को टिकट दिया है। आपको बता दें कि पूनम यादव समाजसेवी सिकंदर यादव की पत्नी है। सिकंदर यादव लंबे समय से बसपा में थे, बीएसपी में थे। अब उनकी पत्नी को गाजियाबाद से टिकट मिला है। उन्होंने पार्टी बदलकर सपा ज्वाइन की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूनम यादव को टिकट दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल शर्मा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राहुल, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा है नीलम गर्ग का। बिल्कुल दिनकर, और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि एक दिन पहले ही नीलम गर्ग के पति लखनऊ में जाकर सपा कार्यालय से नॉमिनेशन के लिए जो एक पत्र की आवश्यकता पार्टी के लेटर हेड पर पड़ती है वो ले आए थे। उसके बावजूद अचानक अभी जो कुछ देर पहले सपा ने सूची जारी की है उसमें उनका टिकट काट दिया है। उनकी जगह सिकंदर यादव, जो पूर्व में भी मेयर का चुनाव गाजियाबाद से लड़ चुके हैं, उनकी पत्नी पूनम यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी बीजेपी ने गाजियाबाद की सीट से मेयर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, तो हो सकता है कि जातीय समीकरण के लिहाज से समाजवादी पार्टी ने ये बदलाव किया है प्रत्याशी का। लेकिन अगर दिनकर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में अगर जातीय आंकड़े अगर हम देखें गाजियाबाद की मेयर सीट के, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में जहाँ एससी वोटर है, वहीं उसके बाद वैश्य मतदाताओं की संख्या दूसरे नंबर पर है, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या तीसरे नंबर पर है, उसके बाद मुस्लिम मतदाता हैं। तो निश्चित तौर पर नीलम गर्ग को टिकट दिया था तो सपा ने पहले जो वैश्य कार्ड है वो खेलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक से ना सिर्फ नीलम गर्ग का टिकट काट दिया बल्कि उनकी जगह सिकंदर यादव की पत्नी को प्रत्याशी बना दिया है। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। इसी तरह शाहजहांपुर में भी प्रत्याशी को बदला गया है। शाहजहांपुर में पहले अर्चना राजपूत को प्रत्याशी बनाया गया था, अब उनकी जगह पर अर्चना वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। आगरा की बात करें तो आगरा में पहले ललिता जाटव को प्रत्याशी बनाया गया था, जबकि अब जूही जाटव को प्रत्याशी घोषित किया है। जी दिनकर। राहुल, लेकिन गाजियाबाद सीट की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से नीलम गर्ग का टिकट कटा और पूनम यादव को टिकट मिला, पूनम यादव के पति जो है सिकंदर यादव, वो बसपा में थे पहले, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आते हैं और कहा जा रहा है कि वो समाज सेवी हैं। तो क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी ने पूनम यादव को यादव होने के नाते और समाज सेवी एक जो उनकी छवि है क्षेत्र में उसको देखते हुए टिकट दी है? देखिए दिनकर, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं खुद गाजियाबाद से रहने वाला हूं। सिकंदर यादव लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं। वो मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो गाजियाबाद से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहें कि आज तक वो कोई चुनाव जीते नहीं हैं। और अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो सिकंदर यादव का वोट प्रतिशत भी कोई खासा अच्छा नहीं रहा है। निर्दलीय तौर पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टियों के टिकट लेकर भी सिकंदर यादव चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन है, उस गठबंधन की बिना पर सिकंदर यादव कितने वोट पाने में सफल रहते हैं। क्या वास्तव में जीत का स्वाद पहली बार समाजवादी पार्टी को चखा पाएंगे सिकंदर यादव, या पहली बार बीजेपी की बजाय किसी और पार्टी का खाता इस सीट पर खोलने में कामयाब होंगे सिकंदर यादव? ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। दिनकर। राहुल, अगर हम आगरा की और शाहजहांपुर की बात कर ले तो आगरा में जूही को टिकट दिया गया है और पहले ललिता जाटव को टिकट दिया गया था।
हम मुझे याद है कि जूही वही लड़की है, जब नोटबंदी हुई थी तो ये काफी चर्चा में आई थी। इनके पिता को इलाज करने के लिए पैसे नहीं मिले थे और अखिलेश यादव ने इनका इलाज करवाया था। तो क्या अखिलेश यादव अपने नजदीकी संबंधों की वजह से जूही यादव को टिकट दिया इन्होंने? क्योंकि जो ललिता जाटव है वो लगातार अब आरोप लगा रही है। देखिए, ललिता जाटव को टिकट दिया गया था। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी हो, उनके दिमाग में ना सिर्फ ओबीसी वोटर, मुस्लिम वोटर, बल्कि एससी वोटर भी रहा होगा, तभी यहाँ से जाटव प्रत्याशी को उतारने का फैसला लिया गया था। लेकिन अचानक से, जैसे अचानक प्रत्याशी का बदला जाना, ये कहीं ना कहीं कोई सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम है। हालांकि अगर बात करें जूही की या ललिता की, दोनों ही जाटव समाज से ताल्लुक रखती हैं, तो अगर ये कहा जाए कि जातीय आधार पर ये उलट राहुल आप बने रहिए हमारे साथ आगरा से मयंक तिवारी हमारे त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मयंक, क्या कुछ अपडेट है? वहां सपा ने प्रत्याशी को बदल दिया है, क्या वजह रही होंगी? देखिए, आपको बता दें कि ललिता जाटव जो है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी की पत्नी थी और लगातार आपको बता दें कि विभागीय असमंजस के चलते ये पूरा बदलाव सामने आया है, जहाँ की कहीं न कहीं सपा के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ललिता जाटव जो है पिछले कई दिनों से लखनऊ में थी, जहाँ इसमें समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता या अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके फोन रिसीव नहीं कर रही थी। उसी के चलते आनंद फानंद में 2 घंटे के बाद हाईकमान के द्वारा जूही प्रकाश जाटव को ये मौका दिया गया। आपको याद दिला दें कि नोटबंदी के दौरान ये जूही जाटव वो है जिनके पिता की आर्थिक स्थिति खराब थी, बीमार थे। उसके बाद अखिलेश यादव ने इनका इलाज कराया था। लेकिन ललिता जाटव को लेकर कहीं ना कहीं विभागीय उनके पति के प्रेशर के चलते फोन न उठाना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा था। उसके बाद ललिता जाटव के नाम पर समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता था वो नाखुश दिखाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं 2 घंटे के ये बदलाव ने जूही प्रकाश जाटव को एक अच्छा मौका दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगरा में दलित वोटर का सबसे बड़ा खेल मेयर चुनाव में माना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो वोट है वो जाटव वोट है। और कहीं ना कहीं इस बड़े से बड़े चुनाव को कहीं ना कहीं असमंजस में डालने की कवायद की जाती है। जी मयंक, खबर सामने यह भी आ रही है कि 2017 में जूही ने पार्षद का भी चुनाव लड़ा था। तो क्या चुनाव की पहले से उनका अनुभव होने की वजह से और अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दौरान उनके पिता की इलाज कराई थी, ये सब क्या मुख्य वजह हो सकती है कि अखिलेश यादव से जान पहचान और चुनाव का एक्सपीरियंस उनके काम आ गया? देखिए, कहीं ना कहीं जूही जाटव के लिए अगर बात की जाए तो जूही जाटव जो अविवाहित है और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली कार्यकर्ता है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से कई सालों से, यानी कि जबकि उनके पिताजी का जब समाजवादी पार्टी का जो सहयोग मिला उसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए निरंतर काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरा तथ्य अगर बात की जाए जातिगत वोट का, क्योंकि जाटव समाज का सर्वाधिक वोट जो है मेयर चुनाव में कहीं ना कहीं असमंजस और कहीं कहीं बड़ी भूमिका रखता है। तो ये भी तय माना जा रहा है कि ग्राउंड स्तर का जो जाटव है, जाटव समाज का वोट है, वो कहीं ना कहीं जूही प्रकाश जाटव जो है इसको अपनी रुख में लेने में कामयाब रहेंगी। कहीं ना कहीं तमाम चीजें और भी बताई जा रही है, जैसे सूत्रों के हवाले की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी शुरुआत से, क्योंकि जिलाध्यक्ष जैसे ही उन्होंने जाटव समाज से बनाया, तो कहीं ना कहीं दलित वोट पर सीधे सीधे निशाना था अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का। तो कहीं ना कहीं जूही प्रकाश जाटव को ये मौका देना मेयर चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देने में जूही प्रकाश जाटव जो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाने में समर्थ दिखाई दे रही हैं। यानी समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को लेकर, और जूही की बात कर ली जाए तो जूही के 7 साल से जो समाजवादी पार्टी में सक्रियता है, 2016 से लगातार वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने क्या यह फैक्टर भी देखा होगा कि जूही MBA की हुई हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, समाज में एक पढ़ी लिखी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है? देखिए, कहते कि अखिलेश यादव ने जब युवा महिला को आगे लेके आएंगे, अविवाहित है, इनके पीछे एक कहानी जो आर्थिक स्थिति के दौरान जब पिता बीमार थे, अखिलेश यादव आए तो उनको लगा कि है कि एक अच्छी नेत्री हैं और ग्राउंड लेवल पर लगातार इनके धरना प्रदर्शन तमाम ऐसे कवायद जो कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं काम आए हैं, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐसा चेहरा जो कि जाटव वोट को अपनी तरफ अग्रसर कर सके, अपने तरफ खींच सके, इस तरह लिए मौका दिया गया। वहीं अगर ललिता जाटव की बात की जाए तो ललिता जाटव की जाटव समाज में लेकर कोई पहचान नहीं दिखाई दे रही थी। आनंद फानंद में जब इनको घोषित किया गया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नाखुश दिखाई दे रहे थे, यहाँ से रिपोर्ट भेजी गई थी। सबसे बड़ा दबाव था कि आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ से प्रियम जुड़ गए हैं। प्रियम, लखनऊ में क्या कुछ तापमान है, वहां क्या कुछ चल रहा है अभी?
बिल्कुल देखिए, लखनऊ के जो नगर निगम की सीट है वो प्रदेश की सबसे हॉट सीट है और इसीलिए सबसे ज्यादा जो असमंजस था वो इसी सीट को लेकर था कि आखिर बीजेपी और सपा लखनऊ मेयर पद के लिए किस प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगी। सपा की तरफ से वंदना मिश्रा को यहाँ पे उतारा गया है और कहीं ना कहीं वंदना मिश्रा के जरिए समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेलने की कवायद जो है वो करी है। देखिए, लखनऊ सीट इसलिए भी काफी अहम हो जाती है क्योंकि लंबे समय से अगर आप देखें तो लखनऊ की मेयर सीट पर हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं सपा के आगे एक चुनौती है कि वो यहाँ पर अपना खाता खोले और इस सीट पर अपनी जीत को सुनिश्चित करे और इसीलिए उसने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेलने की जो है वो कोशिश करी है। बीजेपी क्या समाजवादी पार्टी बिना होमवर्क किए हुए टिकटों का बंटवारा कर रही है बार बार? आखिर ये प्रत्याशियों का बदलाव क्या जाहिर करता है? क्या उन्होंने अपनी तैयारी पूरी नहीं की थी या किसी प्रकार का दबाव है? देखिए, दबाव नहीं, चुनाव के अंदर रणनीति होती है और कहीं ना कहीं रणनीति समय के हिसाब से विपक्षी पार्टियों के समीकरणों के हिसाब से बदलती रहती है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी जो प्रत्याशियों की सूची जारी करी है, जिन प्रत्याशियों के नामों को वापस लिया, तो वो कहीं ना कहीं शायद उस समय उनको लग रहा होगा कि समीकरण उनके हिसाब से बैठ रहा है, लेकिन जब विपक्षी पार्टी ने पत्ते खोले, चुकी अगर आप देखें बीजेपी ने पहले चरण के मतदान को लेकर जो नामांकन था वो समाप्त हो चुका था और ठीक समापन के कुछ घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोले थे और प्रत्याशियों के नामों की सूची जो थी वो जारी करी। तो उस हिसाब से भी कई बार होता है कि पार्टियां देखती हैं कि अपोजिट में कौन से कैंडिडेट उतर रहे हैं, किन लोगों ने नामांकन किया, उस हिसाब से उनके राजनीतिक समीकरण में बदलाव देखने को मिलता है और कई बार ये वजह मुख्य बनती है कि जिसकी वजह से राजनीतिक दल प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के बाद भी नामों में परिवर्तन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में वो कहीं ना कहीं इस बात की और जरूर थोड़ा सा इशारा कर रही कि जो कैंडिडेट की सूची जारी करी गई उसमें पूरी तरीके से शायद होमवर्क नहीं किया गया था और कहीं ना कहीं होमवर्क की कमी थी। लेकिन जरूर कुछ सीटों पे जरूर जो है समीकरण बदले तो उसमें इंस्टेंट आपको फैसले लेने होते हैं राजनीति के अंदर, जहां पर आप जीत को सुनिश्चित करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के परिवर्तन जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। परिवर्तन के बावजूद क्या समाजवादी पार्टी इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी? जिस तरीके से 2017 में बीजेपी ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करी थी इस निकाय चुनाव में, बीजेपी के आगे चैलेंज है कि उस परफॉर्मेंस को दोहराना और समाजवादी पार्टी के आगे चैलेंज होगा कि वो एक बार फिर इस कहीं ना कहीं चुनाव में अपना परचम लहराए और उसके जरिए कहीं ना कहीं आने वाले जो दूसरे सबसे जो महत्वपूर्ण लोकसभा का चुनाव है उसमें परफॉर्मेंस उसकी बेहतर हो और उसमें इस बात का वो एहसास और लोगों को इस बात को भरोसा दिला सके कि लोग। प्रियम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मयंक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सपा ने प्रत्याशी को बदल दिया, इसके बाद बीजेपी और सपा की टक्कर को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि जूही प्रकाश जाटव जो कि जाटव समाज से संबंधित रखती है और आगरा के अंदर अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जाटव वोट होने के चलते कहीं ना कहीं मेयर चुनाव जो है जाटव वोट प्रभावित करता है। जूही प्रकाश जाटव के आने के बाद जो है अन्य पार्टियों के दिग्गज जो कि लगातार उतारे गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चुनावी हलचल जो कि नए समीकरण बनाते हुए बिल्कुल जमीनी स्तर पर जूही प्रकाश जाटव के नाम आने के बाद बिल्कुल साफ तौर पर फैल दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जूही प्रकाश जाटव से चुनाव में बड़ा संघर्ष देखने को आगरा में मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया ने जूही प्रकाश जाटव को एक बार फिर घोषित प्रत्याशी के बाद जब नाम बदलाव किया तो कहीं ना कहीं आगरा का चुनाव काफी संघर्ष देखा जा सकता है। हमारे साथ राहुल हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। राहुल, मैं आपके साथ आना चाहूंगा। राहुल, जो ये रालोद और सपा के बीच में भी कुछ सीटों को लेकर तकरार देखने को मिल रहा है, जयंत चौधरी की नाराजगी सामने आ रही है, किस तरीके से अखिलेश यादव इसको मैनेज कर पाएंगे? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता राहुल से। सेम सवाल हम आपसे मयंक, किस तरीके से रालोद और सपा की एकजुटता रहेगी क्योंकि कुछ सीटों पे नाराजगी देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि विधानसभा के दौरान जब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं इसी तरह की चर्चा रही, लेकिन समय आते आते कुछ सीटों को लेकर जब समीकरण तय किए गए तो कहीं ना कहीं हार और जीत का मुखौटा देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी नए तरीके से नए सिरे से उन सीटों का चयन कर रही हैं जो राष्ट्रीय लोकदल खाते में जाए और वे जो विजय की ओर बढ़ती दिखाई दे। इस तरह के समीकरणों पर चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं सीटों का जो चयन है बड़े अच्छे समीकरण और राजनीतिक विश्लेषण के बाद ही चयन किया जाएगा। जी, हमारे साथ प्रियम लगातार बने हुए हैं। प्रियम, लखनऊ हमेशा से हॉट सीट रहा है और अभी जो बदलाव हुए हैं इसके बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि लखनऊ में हमेशा साख बचाने की लड़ाई होती है?
देखिए, लखनऊ में जरूर कह सकते हैं साख बचाने की लड़ाई होती है, लेकिन साख जो है वो हमेशा बीजेपी की ही लखनऊ में सीट से बची है। और यहाँ पे आप देखें लंबे समय तक जो पूर्व डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, वो यहाँ से मेयर रहे। और हॉट सीट कितनी है ये इस बात का अंदाजा लगाइए कि दिनेश शर्मा मेयर थे और वहां से उठा के सीधे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो इसलिए इस सीट की अहमियत काफी अधिक बढ़ जाती है। बड़ा नगर निगम है, बड़ी संख्या में वार्ड है यहाँ पर। अन्य मुकाबलों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं और राजनीति का कहीं ना कहीं केंद्र भी है, तो इसलिए इस सीट में अहमियत काफी बदल जाती है। और शायद इन्हीं सब वजहों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हिसाब से समीकरण यहाँ पर मेयर सीट पर कभी नहीं बने, इसलिए उन्होंने इस बार शायद ब्राह्मण प्रत्याशी को जो है मैदान में उतार कर उन सभी समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। हालांकि चुनावी नतीजे इस बात को स्पष्ट करेंगे कि समीकरण किसके फिट बैठे हैं। क्या इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी का खाता एक बार फिर यहाँ पर खुलेगा, या फिर बीजेपी लंबे समय से जिस तरीके से सीट पर कब्जा अपना जमाए हुए है वो एक बार फिर जो है अपने प्रत्याशी को जिताकर इस परंपरा को बरकरार रखेगी। लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि कुछ सीटों पर उनकी तकरार जुड़ी है। आरएलडी से लेकर जयंत चौधरी की नाराजगी सामने आई, फिर ये 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी को बदल देना, ये अंत समय पर ये जो बदलाव हो रहे हैं, इसको किस तरीके से सपा टैकल करेगी और बीजेपी इसको किस तरीके से लेगी? देखिए, जब भी चुनाव होता है और जब बड़े राजनीतिक दल होते हैं तो उनमें इस तरीके की टकरार कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि हर एक सीट को लेकर बड़ी संख्या में प्रत्याशी और दावेदार होते हैं। यही समस्या बीजेपी के साथ भी है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मतलब कई क्या सभी सीटें ऐसी हैं बीजेपी की तरफ से अगर आप देखें तो जिसमें कई 100 दावेदार एक सीट पर है। उनमें से किसी एक के नाम को चयन करना, तो ऐसे में जिसका नाम चयन होता है वो जरूर पार्टी के लिए काम करता है, लेकिन जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा है और जब उसका चयन नहीं तो उसके अंदर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलती है। इसी तरीके से गठबंधन को लेकर है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि गठबंधन में आपसी तालमेल की कमी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है, आरएलडी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है और बात कही गई थी कि ये निकाय चुनाव भी गठबंधन के साथ में लड़ा जाएगा। तो ऐसे में आपसी तकरार कहीं ना कहीं काफी हद तक बढ़ गई है। निकाय चुनाव के जो परिणाम होंगे वो इस तकरार की दशा और दिशा को काफी हद तक तय करेंगे। अगर नतीजे फेवर में आते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर नतीजे फेवर में नहीं आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद प्रीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए। मयंक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम 4 धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। जहां एसआईटी ने वारदात स्थल पर कॉलविन हॉस्पिटल सहित 40 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच शुरू कर दी। बता दें कि खुलदाबाद थाना के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो वहीं जांच में फिलहाल 3 बाइक जब्त की गई है, जो कि अस्पताल कर्मियों की बताई जा रही है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे, जब माफिया ब्रदर्स की हत्याकांड में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। मामले की एसआईटी तेजी से जांच कर रही है। कॉलबिन हॉस्पिटल समेत कई इलाकों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। झारखंड की हेमंत सरकार ने विधानसभा से पारित ओबीसी आरक्षण को राज्यपाल को लौटा दिया है। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों में झारखंड आरक्षण को वापस लौटा दिया। जानकारी है कि राज्यपाल ने सरकार को कानून की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। बड़ी जानकारी आपको झारखंड से दे रहे हैं, जो आरक्षण पर हेमंत सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल ने रिजर्वेशन वाला बिल लौटा दिया है। 27% रिजर्वेशन का बिल राज्यपाल ने सरकार को लौटा दिया है। तो झारखंड से खबर आपको बता रहे, जहां राज्यपाल ने आरक्षण की बिल सरकार को लौटा दिया है। आरक्षण पर हेमंत सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण को लेकर बिल को वापस लौटा दिया है। हेमंत सरकार को बड़ा झटका लगा है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधेयक को वापस कर दिया है। बता दें कि यह विधेयक अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने की थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, बिल को लौटा दिया है राज्यपाल ने आरक्षण को लेकर, अब हेमंत सोरेन आगे क्या करेंगे? देखिए, एक बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से 27% आरक्षण को लेकर लगातार इस राज्य में चर्चा हो रही थी, तो अब जाकर कहीं न कहीं गवर्नर की तरफ से इसे वापस कर दिया गया है इसको। तो आने वाले समय में राज्य सरकार के लिए किस तरीके की पॉलिसी होगी, किस तरीके से काम किया जा सकेगा, ये थोड़ी देर में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि राज्यपाल के इस कदम के बाद से अब कहीं न कहीं राज्य में एक बार फिर से राजनीति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये मुद्दा काफी गर्म था और इसको बड़ी मुश्किल से 27% आरक्षण करने की बात स्वीकारी थी सरकार ने। तो अब जाकर फिर से एक बार नई राजनीति देखने को मिल सकती है। जी, तो राज्यपाल ने बिल को लौटाते हुए कुछ मुख्य वजह बताई, बिल में कुछ कमियां बताई, क्योंकि आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने की थी। देखिए, ये पुराना मामला था, खास करके पिछले राज्यपाल रमेश बैस जब थे उन्हीं के समय इस मामले को सामने लाया गया था और जो पॉलिसी लाई गई थी उसको राजभवन भेजा गया था। और उसके बाद से उन्होंने कानून के जानकारों से इसकी राय लेने की कोशिश की थी और अब जाकर जब नए राज्यपाल आए हैं तब कानून के जानकारों की तरफ से जो राय आई है उसके आधार पे अब आगे नए राज्यपाल ने फैसला किया है और उस पर कुछ अड़चने लगाई हैं। जैसे कि पूरे आरक्षण की बात की जाए तो लगभग 77% आरक्षण हो जाता है, जो कानून सम्मत नहीं दिखाई पड़ता है। कई तरह की पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। तो ऐसे में राज्यपाल ने इस तरह का फैसला लिया है और इसके बाद से अब हो सकता है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार कोशिश करेगी इसको कि नए सिरे से सोचकर नए तरीके से इस फॉर्मूले को सामने लाने की कोशिश करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। झारखंड में खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर अलग अलग छात्र संगठनों ने आज सड़क पर उतर गए, जहां छात्रों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। बता दें कि रामगढ़ में स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने रांची पटना के मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिसका असर रामगढ़ में देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए आज चप्पे चप्पे पर रोड बंद है और झारखंड सरकार को अपनी नीति को वापस लेने की बात कही जा रही है। वहीं हेमंत सोरेन के विरोध में जमकर नारे भी लगाए जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।